हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं मनीष अग्रवाल आज आपको विज्ञान का कक्षा 8 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। ये सेकंड वीडियो है हमारी। यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी हो तो सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो जाके नहीं प्लेलिस्ट में देख सकते हो। कक्षा 8 के नाम से विज्ञान का चैप्टर है आज। अब इस वाली वीडियो में हम आगे का देखेंगे। पिछली वाली वीडियो में हम देख चुके थे कि रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल क्या होती है और उनका। हाँ, तो हम देख चुके थे कि फसलों के प्रकार क्या थे। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। रबी की फसल कब उगाई जाती है? ये सर्दी के महीने में उगाई जाती है। खरीफ की फसल हमारी बरसाती महीने में उगाई जाती है और जायद की फसल हमारी गर्मी के महीने में होती है। रबी की फसल हमारी में गेहूँ, चना, मटर, सरसों ये पढ़े थे हमने। और खरीफ की फसलों में ज्वार, मक्का, मूंगफली, तिल, उड़द ये होते हैं। जायद की फसलों में खरबूजा, तरबूज, ककड़ी ये हम पढ़ चुके थे। पिछली वाली वीडियो में आप देख लेना। यदि आपको समझ में आ जाए तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ने वाले हैं उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। जैसे कि आपको ये टेबल दी हुई है, उपयोग के आधार पर फसलों को अलग टाइप पर बांटा गया है। यहाँ पर आप देखो कि कुछ ऐसी फसलें हैं जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। यहाँ पर समान गुणों वाली फसलें जैसे अनाज। अनाज क्या होते हैं? जिनसे हम रोटियां बनाते हैं, दलिया वगैरह बनाते हैं। जैसे गेहूँ की रोटियां बनती है, मक्के की, बाजरे की, ये सब अनाजी फसलें होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? अनाज। उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण पहले हम अनाज में गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, इनकी हम रोटियां और दलिया बनाते हैं। ठीक है। दूसरा दूसरा हमारा आता है दलहनी। दलहनी का मतलब होता है दालें। दालों में हमारा क्या आता है? दालों में हमारे आते हैं, चलो हम मूंग की दाल खाते हैं, उड़द की दाल खाते हैं, चना, मसूर, अरहर की दाल हम इडली के लिए यूज़ करते हैं। तो इनको हम दलहनी बोलते हैं। दलहनी मीन्स दाल। दाल का यूज़ हम किस में करते हैं? दाल का यूज़ हम रोटी के साथ, सब्जी के साथ दाल का यूज़ ऐसे हम सब्जी के रूप में यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा तिलहनी। तिलहनी वो फसल होती है जिनसे हम तेल निकालते हैं। जैसे कि तेल निकालने वाली फसल कौन सी? हम किस में सब्जी का छौंक लगाते हैं, किस में सब्जी फ्राई करते हैं? मूंगफली के तेल में। कुछ लोग सरसों के तेल में करते हैं, कुछ सोयाबीन, अरंडी, तिल, अलसी, इन सब के तेलों में सब्जियों को पकाते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? तेल होते हैं। तीसरी हमारी आती है मसाले वाली फसलें। मसाले वाली फसल क्या होती है? मसाले वाली फसल क्या होती है? मसालों में हम यूज़ करते हैं मिर्च, धनिया, अजवाइन, जीरा, हल्दी आदि, जो हमारे खाने को स्पाइसी बना देते हैं। खाने में जो स्वाद आता है वो हमारे मसाले के द्वारा ही आता है। इनको हम मसाले बोलते हैं। तो मसाले वाली फसलें होती हैं। तीसरा हमारा फल और सब्जी वाली। तो फलों में हम आम, बेर, मौसमी, संतरा ये सब यूज़ करते हैं। और सब्जियों में हम भिंडी, लौकी, गोभी, टिंडा आदि यूज़ करते हैं। तो ये फल और सब्जियाँ कहलाती है। अन्य फसलों में जैसे औषधि युक्त जैसे तुलसी हो गई, नीम हो गई, इनका यूज़ हम औषधि के लिए करते हैं। और कुछ फसल ऐसे होते हैं जिनका यूज़ जानवरों द्वारा किया जाता है चारे के रूप में। ठीक है। तो ये आपकी हो गई उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ये चार्ट बना लेना, आप एक टेबल तैयार कर लेना, कुछ अनाजी फसल लिख लेना, कुछ दलहनी लिख लेना, दो दो तीन तीन एग्जाम्पल याद कर लेना, ये पूछ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है। अब आता है फसल उत्पादन प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो फसल बोने से लेकर नहीं, फसल की कटाई तक का समय और उसको मंडी में बेचने तक की जो सारी संपूर्ण प्रक्रिया होती है वो हमारी फसल उत्पादन प्रक्रिया कहलाती है। तो फसल के बोने से पूर्व खेत की तैयारी से लेके नहीं और मंडी में बेचने तक का संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो फसल उत्पादन प्रक्रिया कहलाती है। तो फसलों के उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसको हम कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए किन किन चरणों का यूज़ किया जाता है, उन चरणों का हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ता है, कृषि पद्धतियाँ किसे कहते हैं और कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो आपको ये 6 पद्धतियाँ नीचे दिख रही हैं कृषि पद्धतियों में। 6 पद्धतियों में सबसे पहले आपको दिख रहा है मिट्टी को तैयार करना। तो मिट्टी तैयार कैसे की जाती है? खेतों में जो मिट्टी होती है सबसे पहले उस पर हल चलाया जाता है, मिट्टी को पोला बनाया जाता है, फिर मिट्टी तैयार हो जाती है। फिर हम सेकेंड वाला पढ़ेंगे बुआई करना। बुआई का मतलब फिर उसमें बीज डाल दिए जाते हैं और उसमें क्या कर दिया जाता है? बीज बो दिए जाते हैं। बीज बोने के बाद हम क्या करते हैं? खाद और उर्वरक दोनों का सप्लाई करते हैं। खाद और उर्वरक क्या करते हैं? पोषक तत्वों को मिट्टी में बनाए रखते हैं। फिर इसके बाद हम सिंचाई करते हैं। भोजन दे दिया हमने, अब पानी देंगे ना, तो पानी देने का काम सिंचाई करना कहलाता है।
जब हम पानी दे देंगे तो फसल क्या होगी, हमारी पक जाएगी, उनको पोषक तत्व मिलेंगे। और फसल जब खड़ी हो जाती है तो फसलों को कीटनाशक, खरपतवार इनसे बचाने के लिए हम उनकी सुरक्षा भी करते हैं। फिर लास्ट छठी स्टेप, सेकंड लास्ट वाली स्टेप हमारी क्या है, फसल को काटना। फसल काटने के लिए थ्रेसिंग मशीन का यूज़ कर लेते हैं। तो फसल काट लेते हैं, उनका एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। अब फसल काट के नहीं, उनको बीजों को अलग कर लेते हैं और फसलों को हम अनाज, उन फसलों को हम भंडारण के रूप में उनको भंडारण करते हैं, ताकि फसलों में कीड़े वगैरह नहीं लगे और वो फसलें सेफ रहें, हमारी अच्छी रहें। तो ये कृषि की पद्धतियाँ थी, जिसमें हमने देखा इस 6-7 पद्धतियाँ हैं, 6-7 चरण हैं। इन चरणों का यूज़ करके नहीं किसान लोग अपने खेतों में फसल पैदा करते हैं। तो इनको बारी बारी से हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे मिट्टी को तैयार करना। तो जब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि सबसे पहले किसान लोग क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करने के लिए खेतों पर क्या चलाते हैं, हल चलाते हैं। यहाँ पर हल चला देंगे किसान। हल के लिए यूज़ करते पारंपरिक तरीके में किसान लोग सबसे पहले बैल और हल का यूज़ करते थे। बैल और हल का यूज़ करके नहीं क्या करते थे, वो खेत की मिट्टी को पोला करते थे। और आजकल हम ट्रैक्टरों का यूज़ कर रहे हैं। पहले तो पशुओं के द्वारा किया जाता था, आजकल हम ट्रैक्टर का यूज़ करके नहीं भी क्या करते हैं, हल चलाते हैं या फिर मिट्टी को पोला करते हैं, मिट्टी को अच्छा बनाते हैं। अब बात आती है कि फसल बुआई से पहले हल क्यों चलाते हैं। सबसे पहला बात आती है कि हल क्यों चलाते हैं। तो हल चलाने का हमारा कारण है मिट्टी को उलट पुलट कर पोला करना। और मिट्टी पोली हो जाती है, अच्छी हो जाती है, तो इससे क्या लाभ है, मिट्टी को पोला करने से क्या फ़ायदे हैं। मिट्टी को पोला इसलिए किया जाता है ताकि बीज ऊपर नहीं रह के नहीं क्या चला जाए, थोड़ा नीचे चला जाए और उसका अंकुरन सरलता से हो जाए। दूसरा, यदि अंकुरन हो जाएगा तो पौधे की जब जड़ें बनेंगी तो जड़ें क्या चल जाएंगी, गहराई तक चल जाएंगी, यदि अच्छी मिट्टी होगी, पोली मिट्टी होगी। तीसरी बात, यदि गहराई तक जड़ें जाएंगी तो जड़ों के शोषण के लिए क्या है, थोड़ी पोली मिट्टी रहेगी तो जड़ें अच्छे से शोषण कर पाएंगी। चौथी बात, मिट्टी में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं लाइक केचुआ वगैरह जो है वो पोली मिट्टी केचुआ वगैरह जो है वो पोली मिट्टी में अच्छी वृद्धि कर पाते हैं। लास्ट, मिट्टी के ऊपरी परत कुछ गहराई तक पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं और पलटने पर ये समान रूप से ऊपर नीचे हो जाती है। तो मिट्टी को पोला बनाना हमारा जुताई करना कहलाता है। तो जुताई करना बहुत ज़रूरी होता है, मिट्टी को पोला करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि पौधे की जड़ें अच्छे से शोषण कर पाए, अंकुरन अच्छे से हो पाए, पौधे की जड़ें गहराई तक पहुंच पाए, उनमें सूक्ष्म जीव केचुआ वगैरह ये हैं, ये भी क्या कर पाएँ, अच्छे से वृद्धि कर पाए, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारी फसलों को वृद्धि करने में सहायक होते हैं। अब आते हैं कृषि के औजार। चलो, हम जुताई के लिए कौन कौन से साधनों का यूज़ करते हैं कृषि के लिए। तो कृषि के लिए आपको दिख रहा है यहाँ पर हल का यूज़ करते हैं, कुदाली जैसे चित्र में दिया गया है, और कल्टीवेटर ट्रैक्टर के पीछे जो लगा होता है ना, जिससे मिट्टी खिस्ती चल जाती है, मिट्टी फुरैरी बन जाती है, पोली हो जाती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कल्टीवेटर। अब आ गया, मिट्टी हमने फुरैरी कर ली, मिट्टी पोली कर ली। अब बात आती है हमारे बीज बोने की। किसकी बात आती है, बीज बोने की। अब बीज बोने के लिए पहले बीज को चयन तो करें, अच्छे बीजों को, उत्तम किस्म के बीजों को अलग तो करें। तो उत्तम किस्म के बीजों को अलग किसान कैसे करता है, इसके लिए एक गतिविधि दी गई है नीचे। इस गतिविधि में हम देखते हैं कि किसान सबसे पहले उत्तम किस्म के बीजों को अलग करने के लिए क्या करता है, एक बाल्टी लेता है, उस बाल्टी में 4-5 मुट्ठी क्या डाल देता है, मूंग डाल देता है। तो यहाँ पर इसमें मूंग डाल देता है, तो कुछ मूंग तो नीचे बैठ जाते हैं और कुछ मूंग ऊपर की साइड तैरते रहते हैं। जो तैरते रहते हैं वो खोखले और क्षतिग्रस्त होते हैं। कैसे होते हैं, खोखले और क्षतिग्रस्त। और जो नीचे बैठ जाते हैं वो उत्तम किस्म के स्वस्थ बीज होते हैं। जो नीचे तली में बैठ जाएंगे वो उत्तम किस्म के बीज होंगे। तो इस गतिविधि द्वारा किसान ये आइडेंटिफाई कर पाता है, ये पता लगा पाता है कि कौन से स्वस्थ बीज हैं और कौन से खोखले और क्षतिग्रस्त बीज हैं। तो खोखले क्षतिग्रस्त बीजों को अच्छे बीजों से अलग करना ये प्रायोरिटी होती है, क्योंकि अच्छे बीज यदि खेतों में बोए जाएंगे तो अच्छी फसलें पैदा होगी, और क्षतिग्रस्त और ख़राब बीज यदि हमने उसमें बो दिए तो हमारी ख़राब फसल पैदा होगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमारी बीजों को चयन करना। तो बीज हमने चयन कर लिए इस टाइप से ही गतिविधि में। तो आपको ये क्वेश्चन बनता है कि अधिक फसल प्राप्त करने के लिए उत्तम किस्म के बीज प्राप्त करने के लिए किसान
क्या करता है, गतिविधि द्वारा समझाइए। तो आपको ये गतिविधि लिख देनी है। पहले जो बीज जो बोते थे वो परंपरागत औजार, ये कुप्पी टाइप का आपको दिख रहा है चित्र में, इस तरीके से किए जाते थे, सॉरी। अब हम आधुनिक औजार सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा काम हो गया, बुआई करना हो गया। पहले हमने मिट्टी तैयार कर ली, दूसरा हमने बुआई कर ली। अब तीसरा हम क्या पॉइंट था आप देख लो। तीसरा पॉइंट था हमारा, यहाँ पर हम बात करेंगे खाद और उर्वरक देना। पहले हमने मिट्टी तैयार कर ली, बुआई कर ली, अब खाद और उर्वरक देंगे। तो नीचे आ जाओ, खाद और उर्वरक देने के लिए। तो खाद और उर्वरक क्यों जरूरी है, खाद और उर्वरक होती क्या है। सबसे पहले तो ये खाद और उर्वरक किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन पड़ता है, खाद और उर्वरक किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक को लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए और मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए कुछ पदार्थ मिट्टी में मिलाए जाते हैं, जिन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उर्वरक या खाद बोलते हैं। पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए, मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बनाए रखने के लिए जिन पदार्थों को मिट्टी में मिलाते हैं उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। अपनी लैंग्वेज में याद करना, बुकिश लैंग्वेज की तरफ मत भागना। अपनी लैंग्वेज में जिस तरीक़ा से बोलोगे तो जल्दी याद होगा, और बुक के साथ इसमें नोट्स बनाते चल जाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। सॉरी दोस्तों, वो मैसेज आ गया था, इस वजह से वो वीडियो नीचे हो गई थी। चलो हम आगे बात करते हैं, खाद और उर्वरक में अंतर क्या है। एक मिनट। तो खाद और उर्वरक में अंतर स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाद और उर्वरक में अंतर क्या है। तो मिट्टी, आप जानते हो कि पहले तो खाद और उर्वरक होते क्या है। मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बनाए रखने के लिए दो प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हम खाद या उर्वरक कहते हैं। अब इनमें अंतर पूछा जाता है एग्जाम में कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, कौन सा ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो खाद हमारे प्राकृतिक और जैविक हैं। प्राकृतिक मतलब प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं और जैविक पदार्थों के द्वारा प्राप्त होते हैं, जबकि उर्वरक जो है हमारे कृत्रिम है। ये तो प्राकृतिक और जैविक हो गए, ये कृत्रिम है। दूसरा पॉइंट बनाना, आप बीच में चार्ट बना लेना, एक तरफ खाद लिख लेना, एक तरफ उर्वरक लिख लेना। दूसरा पॉइंट बनाना, प्राकृतिक खाद खेतों में बनाई जाती है, जबकि कृत्रिम खाद हमारी फैक्ट्रियों में बनाई जाती है। तीसरा पॉइंट लिख लेना, प्राकृतिक खाद के उदाहरण के लिए गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट खाद। और हमारे उर्वरक के एग्जाम्पलों में लिख लेना यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट और पोटास। तो ये 3-4 पॉइंट हो जाएंगे आपके, और ये चीज़ आप लिख लेना इसमें। फिर आगे बात करते हैं कि खाद और उर्वरक में से बेहतर कौन सा होता है। ऑब्वियसली जो नेचुरल तरीके से बनाई जाती है वो अच्छी मानी जाती है। तो खाद उर्वरक से बेहतर होती है, और इसका कारण क्यों है ये बेहतर, क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। अब ये ह्यूमस क्या है, ह्यूमस का मतलब होता है नमी, सड़ी गली पत्तियाँ वगैरह जो होती हैं ना, उनको हम ह्यूमस कहते हैं। जो ऊपरी लेयर होती है मिट्टी की, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। इसमें नमी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जबकि उर्वरक में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, ह्यूमस की बहुत अभाव होता है। इस वजह से जैविक खादों का हमको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ह्यूमस आपको याद रखना है बेटा। तो ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से खाद उर्वरक से ज़्यादा बेहतर है। तो जैविक खादों के लाभ क्या हैं, हमको जैविक खाद का उपयोग क्यों करना चाहिए, क्योंकि जैविक खाद मिट्टी के पुनर्गठन के लिए अधिक सक्षम होते हैं। जैविक खाद क्या है, मिट्टी के पुनर्गठन, स्ट्रक्चर अच्छा बन जाता है मिट्टी का। फिर इसके बाद इनमें जीवाणुओं की वृद्धि अधिक हो जाती है। जैविक खाद का यूज़ करते हैं, मिट्टी पोली बनी रहती है, तो मिट्टी में शोषण प्रक्रिया जल्द सरलता से हो जाएगी। तीसरा, जैविक खाद का यूज़ करेंगे तो मिट्टी जो होगी वो जल को अधिक धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। मतलब मिट्टी जो है हमारी वाटर कैपेसिटी होल्डिंग करने की उसकी बढ़ जाएगी। मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को ग्रहण कर पाएगी, और मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को ग्रहण करेगी तो पौधे अच्छे विकसित होंगे। तो जैविक खादों का उपयोग हमको करना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं सिंचाई करना। जैसे मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि सिंचाई करना हम क्या कहते हैं, पानी देना। और पानी के लिए हम कौन कौन से साधनों का उपयोग करते हैं, कृत्रिम साधन होते हैं ये। इसमें हम हैंडपम्प, रिवर, पॉन्ड, नहर और कुएं का यूज़ करते हैं। तो कई प्रकार के कृत्रिम साधन जो समय समय पर फसल को जल की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंचाई करना कहते हैं। क्योंकि हमने पादपों को भोजन तो खिला दिया, और भोजन के साथ साथ अब किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है ना। ऐसे ही पौधों को भी किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। हमने खाद और उर्वरक दे के नहीं तो उनको भोजन करा दिया, अब पानी पिलाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब सिंचाई के
लाभ क्या है सिंचाई करने के, पानी देना का क्या फ़ायदा है? पानी इसलिए देते हैं ताकि बीज का जो अंकुरन है वो अच्छे से हो जाए, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियां जो करती हैं वो हो जाए, जल की आपूर्ति हो जाए उनको, और जल पोषक तत्वों के जल जो है वो जड़ों के द्वारा मिट्टी से, और मिट्टी से जो पोषक तत्व है वो प्लांट के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचा देते हैं। तो ये कौन पहुंचाए? जल के द्वारा ही तो पहुंचे, मिट्टी से होते हुए, जड़ों में होते हुए, तने के द्वारा शाखाओं तक और पत्तियों तक हमारे पोषक तत्व पहुंच गए। तीसरा, पौधों की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट और थर्ड। सिंचाई के लिए, सिंचाई करना क्यों ज़रूरी है फसल के लिए? तो बीज अंकुरित हो जाएं और पोषक तत्व जो होते हैं वो जल के साथ मिलके नहीं पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंच जाए। अब ये सब चीज़ हो जाएगी तो पौधे अपने आप ही विकसित होंगे, वृद्धि होगी और बाष्पोषण की क्रिया पत्तियां कर पाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंचाई हेतु जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से। ये अपन पहले पिक्चर में बात कर चुके हैं। किसान नदी, तालाब, कुआं, हैंडपंप, नहरें, बांध आदि का यूज़ करते हैं अपने खेतों में पानी देने के लिए। तो इनको हम बोलते हैं सिंचाई के लिए जल के स्रोत। अब आता है सिंचाई के साधन कौन कौन से। ये तो स्रोत होते हैं जिनसे हमको पानी मिल रहा है। अब साधन कौन कौन से जिनसे हम पानी डालते हैं। तो पहले सिंचाई के जो साधन थे वो पारंपरिक साधनों का यूज़ किया जाता था पहले, जिसमें हम चड़स वगैरह, ढेकली वगैरह, राहत वगैरह इनका यूज़ करते थे। और आधुनिक साधनों में हम आजकल नलकूप, विद्युत पंप, विद्युत मोटर इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि नीचे आपको दिख जाएगा, तो इसमें आपको ने ऊपर देखा चड़स भी पारंपरिक साधन है, दूसरा ढेकली, राहत, मूठ, ये पिक्चरों में आपको दिख रहा है, ये पारंपरिक साधन है। राहत में हम क्या करते हैं, बैलों के द्वारा इनको घुमाया जाता है और इसमें क्या है, गोल गोल चक्कर पर क्या लगे होते हैं, छोटे छोटे ड्रम से लगे होते हैं, वो पानी लेके आते हैं, फिर यहाँ पर नालियाँ टाइप में बनी होती हैं और नालियों से पानी खेतों में पहुँचा दिया जाता है। इसी प्रकार मोट सिस्टम होता है और इसी प्रकार से ढेकली सिस्टम होता है। पर आजकल ऐसा नहीं किया जाता। आजकल क्या हो गया, विद्युत पंप चल गए, विद्युत मोटर चल गई, डीजल पंप लग गए, पाइपों के थ्रू क्या है पानी खींच लिया जाता है और नदी, नहरों से, कुओं से और सीधा फील्ड में क्यारियाँ बना के नहीं या नालियाँ बना के नहीं फील्ड तक पहुँचा दिया जाता है। तो ये हो गए हमारे सिंचाई के साधन। अब आता है सिंचाई के कुछ साधन ऐसे होते हैं, ये सिंचाई के आधुनिक साधन जो होते हैं वे कम समय में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को, आधुनिक समय के जो साधन हैं वो कम समय में अधिक सिंचाई कर पाते हैं और जल का उपयोग मित व्ययता के साथ हम कर सकते हैं। जैसे कि नीचे की आपको दिया है, सिंचाई की आधुनिक विधियों में हम पढ़ेंगे छिड़काव और दूसरा दिया है ड्रिप तंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं इसमें से, पैराग्राफ में से। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, एक तो हमारा छिड़काव हो गया और एक हो गया ड्रिप तंत्र। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पर कुओं से जो पाइप गए हैं उसके ऊपर ये फव्वारे टाइप के लगे होते हैं और ये बूंद बूंद करके नहीं पूरे फील्ड में इस टाइप से गिर जाते हैं। इसका यूज़ हम कब करते हैं, जहाँ पर असमतल भूमि हो। जबकि ड्रिप तंत्र का यूज़ क्या करते हैं, जैसे आप देखना इसमें पौधों में जड़ों पर डिप डिप बूंद बूंद करके नहीं पानी इनमें गिरता रहता है। ये समतल भूमि के लिए वैलिड है, मतलब समतल भूमि में इनका यूज़ किया जाता है ड्रिप तंत्र का, और छिड़काव तंत्र का यूज़ हम असमतल भूमि के लिए करते हैं और इसका यूज़ हम समतल भूमि के लिए करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फसलों की सुरक्षा करना। अब फसलों की सुरक्षा करना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम 5वां और 6वां पॉइंट पढ़ेंगे और लास्ट 7वां पॉइंट पढ़ेंगे। तो थैंक यू बच्चों।